हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे रैशनलाइजिंग फैक्टर की। तो हम वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिख चुके थे। आज उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपको 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन है। एक पार्ट मैं सॉल्व करवाऊँगा, एक आप खुद से उसको प्रैक्टिस करोगे होम असाइनमेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो किस फॉर्म में लिखा है 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power माइनस 1/3। तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या था कि अगर इस फॉर्म में हो a to the power 1/3 प्लस b to the power 1/3, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो कैसा आता है। यहाँ पे आपको मिलता है a to the power 2/3 माइनस a to the power 1/3 एंड b to the power 1/3 प्लस b to the power 2/3 इस फॉर्म में आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वहाँ पे हो सकता है आपको मैंने इस फॉर्म में लिखवाया हो, यहाँ पर a, यहाँ पर 3, यहाँ पर b, यहाँ पर 3, और फिर इस साइड में उसको लिखवाते टाइम कुछ इस तरीके से लिखा हो। तो इनमें से दोनों ही जो हैं आपके वो सिमिलर हैं। आप इसको इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्म को जब हम सोल्व करते तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि कुल मिलाकर होता क्या है आपका, यहाँ पर जो भी आपकी टर्म होगी इसको आप चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आप इस पर स्क्वायर लिख सकते हो, या इस स्क्वायर को हटाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हम पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर इससे जब हम आएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था कि जो आपका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, a प्लस b, ठीक है, और a² माइनस ab प्लस b²। ये जो फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसी को मॉडिफाइड करके बनाया हुआ है। क्लियर हुआ कि यहाँ पर अगर हम इनका क्यूब रूट करें तो उससे कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन ही हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मैं जब फर्स्ट वाले को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सी फॉर्म देखनी है, ये वाली। कौन सी फॉर्म देखनी है, ये वाली। तो इसमें देखो क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पे इसका क्या कर देता हूँ 1/3 और बार कर देता हूँ इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, माइनस a इंटू बी। तो मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, उसके बाद 2 to the power 1/3 एंड b के प्लेस पर 2 to the power माइनस 1/3। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 2 to the power माइनस 1/3, अब इसका क्या करूँगा, स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप किसी भी मीडियम से आप बता सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स आती है कि वो बाद में बोलते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेंशन तो करिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो डिजिटल क्लासेज में। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ तो ये दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बहुत कम केसेज ऐसे आते हैं जिनमें वो बोलते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। तो वो आप किसी भी मीडियम के थ्रू आप इंटरेक्ट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस टाइप के जो हमने काफ़ी सारे एक्सपोनेंट्स के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, वहाँ पे क्या था, जैसे मान लो यहाँ पर a m और बाहर कहीं n लिखा हुआ हो। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे m और n को हम क्या करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला इस टाइप का पढ़ा था। एक में क्या था कि यहाँ पे a टू द पावर m हो एंड a टू द पावर क्या हो, n हो। तो इसके लिए किस टाइप का होता है, a m प्लस n। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो वो क्या होगा, आपका एडिशन होगा यहाँ पर। और अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर लगी हुई है और फिर उसके ऊपर भी एक पावर लगी हुई है, उसके ऊपर भी एक एक्सपोनेंट यूज़ किया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कुछ कुछ सीन इधर भी देखो ऐसे ही क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 1/3 है और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर देखो किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 1/3 प्लस माइनस 1/3, ठीक है। और इसके बाद प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 2/3। क्लियर। इसके बाद देखो माइनस, अब यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 1/3 और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। अब किसी भी नंबर में से उसी ही नंबर को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ये नंबर 0 नहीं होगा, इसकी पावर 0 होगी, क्योंकि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो रहा है। तो केवल ये वाली टर्म 0 होगी, ना कि ये वाली टर्म 0 होगी। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर, यहाँ पर देखो 2 और माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, माइनस 2/3। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये मैं पहले बता चुका हूँ किस तरीके से आती है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ हो 2 1 और नीचे भी क्या लिखा हुआ आपके पास, 2 टू द पावर 1, या 2 लिख दो, कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ फिर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n। तो ऐसी अप्रोच यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इससे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 टू द पावर 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या होगी, 2 टू द पावर 0। अब देखो जब आप इसको जब इधर सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 का स्क्वायर नीचे भी 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है क्या, 1। तो 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया, आपके पास 1 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हम अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 से। तो 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 2/3, ये आ गया आपका आंसर।
सिमिलरली आपको ये जो सेकंड वाला है बी वाला, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा रखा है, उसमें केवल कहाँ पे चेंज आता है, इस वाले पोजीशन पर चेंज आता है, बाकी जो फॉर्मूला होगा वो आपका सिमिलर होगा। तो आप इसको अब इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप होम असाइनमेंट में उसके साथ सबमिट भी करवा सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हमें √2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा कि मैं इसकी जब वैल्यू मेरे को फाइंड करनी हो 3/√2 की, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझसे डायरेक्टली पूछा जाए तो मैं 3 को 1.414 से डिवाइड कर दूँगा। यही तरीका हो सकता है पहला तरीका। लेकिन होता क्या है कि आप जब डेसिमल के अंदर आप डिवीज़न करने की कोशिश करते हो तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे नंबर होगा एक बड़ा नंबर बन जाता है डेसिमल के केस में, ठीक है। क्योंकि आप 1 और 2 डिजिट तक तो आप इजीली डिवाइड कर पाते हो, उसके बाद आप 3 डिजिट या 4 डिजिट में जब पहुँचते हो, जैसे आप यहाँ पर टोटल 4 डिजिट हो रहे हैं, अगर डेसिमल के साथ बाद वाले डिजिट्स को भी हम देखें तो 4 डिजिट्स हो रहे हैं, तो 4 डिजिट्स से डिवीज़न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कोई तरीका है जिससे हम इसको इजीली सोल्व कर सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर यहाँ पर रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे यूज़ करेंगे, पहले बता चुका हूँ मैं कि हमें किसका रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का। यहाँ पर तो जैसे 3/√2 लिखा हुआ है, तो मैं इसका डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइजेशन करूँ तो मैं क्या करूँगा, √2 से ही तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा और √2 से इसको डिवाइड करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नीचे वाला √2 और √2 ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, केवल और केवल यहाँ पर क्या रह जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है, 3 × 1.414, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो, अब 1.414 को तो 2 से मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो इस केस में देखो 2 0 टाइम्स, फिर 2 7 टाइम्स आपको मिलेगा 14। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 0, क्योंकि 1 तो डिविजिबल है नहीं। तो अब देखो फिर से हम नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 7 टाइम्स 14। तो यहाँ पर देखो कि अब हम ये 1.414 को 2 से डिवाइड करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 3 × 0.707। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 0.707 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 टाइम्स 21, 3 7 टाइम्स 21, और डेसिमल कितने डिजिट्स बाद में हुआ, 1 2 एंड 3 डिजिट्स बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2.121। अब एक तो ये केस देखो जिसमें चीज़ें इतनी इजीली सोल्व हुई हैं, एक वो केस देखते जहाँ पर हम 3 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 1.414। तो इसको सोल्व करने की रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन क्या है, एक टॉपिक है जहाँ पर क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड एड्स। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हो, रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज करते हो। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज क्या करने के लिए देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन रही हो a + √b, या फिर ये वाली फॉर्म बन रही हो a - √b। तो जब ये वाली फॉर्म बन रही हो तब तो आप इसके लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर कौन सा यूज़ करते हो, ये वाला,
और ये वाला अगर केस बन रहा हो तो आप इसके लिए कौन सा यूज़ करते हो, ये वाला। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल जाए कि किसी एक कोई एक शर्त की फॉर्म में और कोई एक शर्त की फॉर्म में न हो, जैसे मान लो सिमिलरली ऐसा हो सकता है, तब भी आपको जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, वो सिमिलर यूज़ करनी है। ठीक है, अभी एक चीज़ और आपको कई बार बोल दी जाती है कि कंजुगेट ऑफ शर्ट्स। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, इसको बता रहा हूँ कि कंजुगेट ऑफ शर्ट्स क्या होता है। तो कंजुगेट ऑफ शर्ट्स में क्या होता है कि आपको कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो a प्लस रूट बी, या वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है रूट a प्लस रूट बी, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, रूट a माइनस रूट बी। यानी कंजुगेट में क्या होता है कि आपके जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसमें क्या होता है कि जो बीच वाली टर्म होती है वो एक में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और बाकी सब कुछ सिमिलर होता है। ये रैशनलाइजेशन फैक्ट तो होता ही है इसका, इसको कंजुगेट भी बोलते हैं। लेकिन बाकी में देखोगे तो आप ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे आप रूट 2 के लिए अगर आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके लिए, 2 रूट 2, 3 रूट 2। तो ये चीज़ें तो रैशनलाइजेशन फैक्टर है ही, लेकिन ये भी रैशनलाइजेशन फैक्टर की तरह सिमिलर है। बाकी इसको कंजुगेट ऑफ शर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ शर्ट्स जब भी पूछा जाए आपको क्या करना है, बस बीच वाला सिंबल चेंज करना है। अब कंजुगेट शर्ट्स रूट a माइनस रूट बी थोड़े हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है, रूट b माइनस रूट a भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए कंजुगेट शर्ट्स कौन से होंगे, ये दोनों। आप इसको इन दोनों में से किसी से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है कि जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि इसका कंजुगेट कौन सा होगा। ठीक है, तो आप अगर a प्लस रूट बी का कंजुगेट पूछे तो आप इन दोनों में से कोई सा बता सकते हो, इनमें से अगर पूछे तो ये वाला बता सकते हो। क्लियर। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन करने को। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो नीचे नंबर है उसका जो बीच वाला ऑपरेशनल साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे किससे करूँगा, 2 प्लस रूट 5 से ही तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और इसी नंबर से इसको डिवाइड करूँगा। अब जब इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ऐसा फॉर्मूला हम देख चुके कि क्या होता है, a माइनस, या इस तरीके से a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस b यानी 5, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा होगा, a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, या एक बार और मल्टीप्लाई में लिख सकते हो इसको, इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a रूट बी प्लस b, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 से, एंड b रूट 5, एंड b क्या हो जाएगा आपका प्लस 5। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 5 कितना होता है, -1, तो नीचे हम लिख देते हैं -1, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 एंड 5 9 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 5। अब आप इसको या तो यही तक रख सकते हो, या फिर आप आगे भी, जैसे ये माइनस का साइन है, ऊपर जो नंबर है वो पूरा कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा बन जाएगा, एक नेगेटिव नंबर, 9 प्लस 4 रूट 5, और नीचे क्या होगा 1 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करो तो जो ऊपर जो नंबर होगा
वो सिमिलर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -9 माइनस 4√5। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर अभी हमने जैसे वैल्यू निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, वैसी ही वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ गिवन है। √2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है, √5 की, √6 की एंड √10 की वैल्यू आपको गिवन है। आपको फाइंड कौन सी वैल्यू करनी है, ये वाली वैल्यू। अब ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही करोगे √3 की वैल्यू रखोगे 1.732, माइनस √5 की वैल्यू रखोगे 2.236, तो भी आपको जो नंबर मिलेगा वो एक डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया कि जब आपके पास डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर हो तो आप उसको उससे अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको रैशनलाइजेशन करें। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले हमें क्या करना है रैशनलाइजेशन। तो √2 माइनस 1 और नीचे क्या आपका √3 माइनस √5। तो मैं क्या करूँगा, इसको √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करूँगा और √3 प्लस √5 से इसको डिवाइड भी करूँगा। ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो कि नीचे देखो a माइनस बी वाली फॉर्म बनेगी। a माइनस बी का मतलब 3 माइनस 5, नीचे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 5। अब आपने अगर देखा हो कि a प्लस बी एंड c प्लस डी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, ac प्लस ad प्लस bc एंड प्लस bd। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हो छोटी क्लासेज में 8th या 7th में मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसमें कुछ ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि AC की तरह अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 एंड √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा √6। इसके बाद √2 एंड √5 मल्टीप्लाई होकर √10। फिर ये देखो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर आएगा। और साथ में क्या आएगा, -1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते तो -√3 एंड -1 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करते तो -√5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो हम वैल्यू कौन कौन से रखेंगे। √6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.449 एंड √10 की वैल्यू +3.162 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 एंड माइनस √5 की वैल्यू -2.236। और ये डिवाइड किससे होगा, 3 माइनस 5 का मतलब -2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसमें से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 9 एंड 2 11, 1 कैरी है अभी। उसके बाद देखो 4 एंड 6 10 एंड 1 कैरी 11, अभी भी आपके पास 1 कैरी रहेगा। इसके बाद 4 एंड 1 5 एंड 1 कैरी 6, डेसिमल पॉइंट 2 एंड 3 5। अब इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 एंड 2 8, 3 एंड 3 6, 7 एंड 2 9, 1 एंड 2 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम क्या लेंगे 1 बोरो लेंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 8 3। यहाँ रिमेनिंग क्या है 0, क्योंकि 1 हमने बोरो ले लिया। तो अब हम 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम फिर से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो बोरो लेंगे तो बनेगा 10 माइनस 6 4। यहाँ पर रिमेनिंग 5। अब 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर से हम बोरो लेंगे और बनेगा हमारा 15 माइनस 9 6। यहाँ पर रिमेनिंग 4 माइनस 3 1। तो अभी हमारे पास क्या आ गया 1.643 डिवाइडेड बाई -2। अब एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर।
तो पहले तो हमारा जो साइन होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव। अब देखो 1.643 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1.643 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। यहाँ पर डिवाइड होगा नहीं 1 तो हम नेक्स्ट डिजिट लिखने के लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे और बनेगा 1 and 6, तो 1 and 6 16, 2 8 times 60, रिमेनिंग 0, नेक्स्ट डिजिट 4, 2 times 4, रिमेनिंग 0, नेक्स्ट डिजिट 3, 2 1 time 2, रिमेनिंग 1। अब हमें क्या 3 डेसिमल तक ही हमें पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.821। अगर हमने 4 डेसिमल तक पूछता तो हम यहाँ पर 0 लिखते, उसके बाद 2 5 times 10, रिमेनिंग 0। तो उस केस में 4 डिजिट तक हमें लिखना होता तो क्या आता 0.8215, अभी क्या आएगा 0.821। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज का लेक्चर फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू उसी टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सेट्स की बात करनी है। कंपैरिजन का मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो देखो अगर हमारे पास सिंपली अगर एडिशन का केस होता तो हम उसको इजीली बता सकते थे कौन सा नंबर इनमें ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, क्योंकि जिनका सम ज़्यादा आ रहा होता वही ग्रेटर होता। जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ होता √2 + √5 और दूसरा नंबर लिखा हुआ √3 एंड प्लस √5, तो हम इनमें इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। क्योंकि ये देखो दोनों नंबर, जैसे यहाँ पर √5 तो इक्वल हो गए, लेकिन √3 की वैल्यू तो √2 से बड़ी होने वाली है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हम ऐसा बता नहीं सकते ऑब्जर्वेशन से, और वो भी तब नहीं बता सकते जब यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 7 - 3 कितना है 4 होता है, 11 - 7 कितना होता है 4 होता है। तो इनका डिफरेंस हम डायरेक्टली बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्योंकि हमें पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। √7 की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में, √3 की वैल्यू कितनी होती है, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी हेल्प कौन करता है, रैशनलाइजेशन। कैसे हेल्प करेगा ये देखो कि रैशनलाइजेशन से मैं यहाँ पर इसको साइन को चेंज कर सकता हूँ कि पॉजिटिव साइन मिला सकता हूँ कि यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, वैसे आपको डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं हर बार आप इसी तरीके से करो, लेकिन आपको कंपैरिजन के लिए डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर दोनों जगह ऐसे नंबर हैं कि हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ होता √7 + √3 एंड दूसरा नंबर √11 + √7, तो ये तो इसके इक्वल ही है। अब कंपेयर इक्वल से तो कंपेयर हो नहीं सकता, तो जो रिमेनिंग का √3 है, √11 आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कि √11 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी √3 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे अब कि इसको रैशनलाइजेशन कर ले, इसका रैशनलाइजेशन कर ले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिमिलर जो टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा और सिमिलर टर्म से इसको डिवाइड करना होगा। तो √7 + √3 एंड √7 + √3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो √7 एंड -√3 एंड √7 + √3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे a - b वाली फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे 7 - 3 और नीचे क्या बन रहा है √7 + √3। सिमिलरली आप दूसरे वाला केस देखोगे √11 - √7, तो इसमें भी ऊपर तो क्या बन जाएगा 11 - 7 और नीचे क्या होगा √11 + √7, ठीक है।
यहाँ पर हमें पता चल गया था बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, ये वाला। अब देखो इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 4/√7 प्लस √3। और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 4√11 प्लस √7। तो देखो न्यूमरेटर इक्वल है। अब किसी भी इक्वल नंबर में, जैसे मान लो कोई भी नंबर आपका 5 है मान लो, और दूसरा नंबर भी क्या है 5 है, तो 5 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो 1 को कर रहे हो आप 2 से और 1 को कर रहे हो 3 से। और यहाँ पर मैं नंबर भी चेंज कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 ताकि समझ में और आसानी रहे। तो देखो जब 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 3, और जब 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 2। यानी कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कोसेंट आएगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो रेशनल नंबर की वैल्यू या फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, और ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा, और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको एक छोटा नंबर मिलेगा। यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी 4/√7 प्लस √3, ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, 4/√11 प्लस √7। ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, इस साइड वाली, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में आ रही है तो वैल्यू बड़ी कौन सी हो रही है, इस साइड वाली, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका जो कोसेंट आएगा वो छोटा होता जाएगा, जो रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो छोटी होती जाएगी। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वाली वैल्यू थी इसके इक्वल, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट करके हम यहाँ तक लाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, √7 माइनस √3 इज ग्रेटर देन √11 माइनस √7। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज के लेक्चर से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।